नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BA MA इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का वर्णन करें अथवा सिंधु घाटी की सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करें। यदि सिंधु घाटी के स्थान पर हड़प्पा सभ्यता भी रहे तो सेम इसी को लिखना है या फिर इसी प्रकार के आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आंसर शुरू करते हैं। परिचय में लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सभी सभ्यताओं में विशिष्ट स्थान रखती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व की सभी सभ्यताओं में विशिष्ट स्थान रखती है, जो बलूचिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन होते हुए भी कई अर्थों में बहुत आगे थी। यह जो सभ्यता था ये मिस्र तथा मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थे। ये समकालीन होते हुए भी कई अर्थों में बहुत आगे थी। प्राचीन विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता ने नगरीय जीवन से परिचय किया। प्राचीन विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता ने ही नगरीय जीवन से परिचय कराया। सिंधु घाटी का समाज वर्ग संघर्ष पर आधारित था, जिनके फलस्वरूप जनतांत्रिक व्यवस्था के उत्पन्न होने का माहौल बना। यह वर्ग संघर्ष पर आधारित था, जिनके फलस्वरूप जनतांत्रिक व्यवस्था के उत्पन्न होने का माहौल बना। यह सभ्यता उद्योग की सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। यह जो सभ्यता है यह उद्योग की सभ्यता के रूप में भी या फिर उद्योग की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, जहां कांसे से बने चीजों का निर्माण होने लगा था। सिंधु घाटी के खुदाई से यह स्पष्ट हो गया कि ये लोग शांति प्रिय थे। इस प्रकार सिंधु घाटी की सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सामाजिक जीवन के बारे में। ये देखिए, सिंधु समाज की संरचना वैदिक आर्यों से अलग थी। जो सिंधु समाज इसी को कहा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का समाज या सिंधु घाटी इस सभ्यता का समाज, इसी को हम सिंधु समाज भी बोलते हैं। सिंधु समाज की संरचना वैदिक आर्यों से अलग थी। इनके बीच वर्ण व्यवस्था का प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। देखिए, इनके बीच जो है वो वर्ण व्यवस्था का प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है, किंतु अर्थ के आधार पर समाज के विभाजन का संकेत अवश्य मिलता है। अर्थ के आधार पर मतलब काम के आधार पर समाज का विभाजन का संकेत अवश्य ही मिलता है। देखिए, ये है इतिहासकार विलियर जैसे इतिहासकार के अनुसार मोहनजोदड़ो में व्यक्तिगत तथा सामूहिक दास के अस्तित्व का पता चलता है। जो विलियर का जैसे इतिहासकार का कहना है कि मोहनजोदड़ो में व्यक्तिगत दास और सामूहिक दास के अस्तित्व का पता चलता है, क्योंकि उनके रहने के लिए यहाँ पे भवनों होना चाहिए, भावनाओं लिखल है, भवनों की व्यवस्था की गई है। मिस्र और मेसोपोटामिया में समाज वर्ग संघर्ष पर आधारित था। वहां के शासक स्वार्थी होते थे, किंतु सिंधु नगरों की संरचना से यह पता चलता है कि यहाँ का समाज आपसी सहयोग में विश्वास करते थे। देखिए, यहाँ का जो समाज है ये आपसी सहयोग में विश्वास करता था, जिसके फलस्वरूप नगरीय जीवन संभव हो पाया। और सिंधु समाज में योद्धा वर्ग का उदय नहीं हो पाया। योद्धा वर्ग का उदय नहीं हो पाया, लेकिन नगरीय जीवन संभव हो पाया। देखिए, ये आपसी सहयोग का भावना की वजह से या फिर आपसी सहयोग में विश्वास करते थे, इसीलिए। अब आगे देखते हैं कि सिंधु समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। अब जो इधर आ रहा है ये पॉइंट को आप आर्थिक जीवन में भी लिख सकते हैं, सामाजिक जीवन में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं कि पहला में है पुरोहित और व्यापारी वर्ग, दूसरा है शिल्पी और किसान, तीसरा है मजदूर और दास। अब इसको हम आगे डिटेल से समझते हैं। देखिए, पुरोहित और व्यापारी उच्च वर्ग में आते थे, शिल्पी तथा किसान मध्यम वर्ग में और मजदूर तथा दास निम्न वर्ग में आते थे। पुरोहित वर्ग से ही राज कर्मचारी का काम लिया जाता था। यह राज के कर्मचारी का कार्य किया करते थे। किसान खेती और पशुपालन का काम करते थे। मजदूर और दास सेवा के कार्य में अपना जीवन बिताते थे।
कुम्हार, बढ़ई, धातुकार, बुनकर, तेली आदि अस्तित्व में आ चुके थे और समाज में व्यापारी वर्ग काफी प्रभावशाली था और देश विदेश में उनका व्यापार फैला हुआ था। देखिए उस समय जो है व्यापारी लोग काफी प्रभावशाली थे और देश विदेश में उनका व्यापार फैला हुआ था। अब पैराग्राफ चेंज करके हम लिखते हैं कि सिंधु घाटी के निवासी, अब यहाँ पे खान पान आ जाएगा आपका, कि सिंधु घाटी के निवासी मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों हुआ करते थे। यह लोग गेहूं, जौ, कपास, सरसों आदि अन्न उपजाते थे। फलों में खजूर, तरबूज, दूध और मक्खन का उपयोग होने लगा था। ये लोग साग सब्जी का भी प्रयोग करते थे। इस प्रकार सिंधु वासी को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन पसंद था। ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये सब कि ये लोग कैसे खाते पीते थे और कैसे खेती बाड़ी करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में चांदी के कलश के साथ चिपका हुआ एक सूती का कपड़ा प्राप्त हुआ, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग रुई से कपड़े निर्माण की कला से अवगत थे। जो है ये लोग रुई से कपड़े निर्माण की कला से अवगत थे। मोहनजोदड़ो में चांदी के कलश के साथ चिपका हुआ जो एक सूती का कपड़ा मिला, इससे पता चलता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, सेंधव स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार प्रिय थे, कि जो सेंधववासी थे वे लोग क्या क्या श्रृंगार करते थे, आइए जानते हैं। सेंधव स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार प्रिय थे, दोनों लंबे केस रखते थे। देखिए स्त्री और पुरुष दोनों लंबे केस रखते थे तथा केस को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार के केस विन्यास का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से एक श्रृंगार का बक्सा मिला है जिसमें कांसे की कंघी, ओठों को रंगने के लिए लिपस्टिक तथा चेहरा पर कई प्रकार की चीजों का भी उपयोग होता था। देखिए ये सब मिला है जो मोहनजोदड़ो में एक श्रृंगार का पेटी मिला था उसमें। नर और नारी दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। आभूषणों में अंगूठी, कर्णफूल, बाली, कुंडल तथा कंठहार विशेष रूप से प्रचलित था। देखिए ये आभूषणों का नाम है, अंगूठी है, कर्णफूल कानों में पहनने वाले, बाली भी, फिर कुंडल, फिर कंठहार जो गला में पहनते हैं, ये सब विशेष रूप से प्रचलित था। अब आगे देखते हैं, अवकाश के समय में लोग संगीत, नृत्य, खेलकूद, शतरंज, पशु पक्षी, मलयुद्ध आदि मुख्य कार्य करते थे। मतलब ये सब मनोरंजन के साधन थे उनके, ये सब मनोरंजन के लिए किया जाता था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिंधु निवासी अपने समाज में शांतिपूर्ण भौतिक और नागरिक जीवन का उपयोग करते थे। ये शांतिपूर्ण भौतिक रूप से नागरिक जीवन का उपयोग करते थे, नागरिक जीवन का पालन करते थे। अब हम आगे देखते हैं कि धार्मिक जीवन में क्या होता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। अन्य प्राचीन समाज की तरह सिंधु वासी होना चाहे, वैसे लिखल है यहाँ पे वासी होगा। सिंधु वासी भी प्रकृति पूजा करते थे, पूजक थे। सॉरी बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया है। इस समय देवताओं का मानवीयकरण आरंभ हो गया। अन्य समाज की तरह ही जो सिंधु वासी थे वो प्रकृति पूजक थे और इस समय देवताओं का मानवीयकरण आरंभ हो गया था। मतलब जो देवता थे उनको मानव का रूप मानव के रूप समझना आरंभ हो गया था, मानव के रूप में मानने आरंभ हो गए थे। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी के लोग परलौकिक जीवन से अधिक लौकिक जीवन के प्रति जागरूक थे। परलौकिक जीवन से अधिक लौकिक जीवन पर वो जागरूक थे। सृष्टि, प्रजनन शक्ति, उर्वरा शक्ति, पशु तथा कृषि के रक्षक के रूप में प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में पूजते थे। सृष्टि, प्रजनन शक्ति, उर्वरा शक्ति, पशु तथा कृषि के रक्षक के रूप में वो प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में पूजते थे। इस समय समाज में पुरोहित वर्ग का उदय हो चुका था, किंतु मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह पुरोहित वर्ग का सर्वस्व कायम नहीं हुआ, मतलब उसका वर्चस्व कायम नहीं हुआ, वर्चस्व कायम नहीं हुआ, किंतु घाटी में पुरोहित वर्ग सदाचार, पवित्रता तथा आपसी सद्भाव के वातावरण में धार्मिक विश्वास बनाने का प्रयास करते थे। अब पैराग्राफ चेंज करके हम आगे देखते हैं, लिखते हैं कि सिंधु स्थलों की खुदाई से बड़ी संख्या में नारी की मिट्टी मूर्तियां प्राप्त हुई।
सिंधु घाटी का जो खुदाई हुआ वह बड़ी संख्या में नारी की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसे जॉन मार्शल ने मातृ देवी कहकर पुकारा है। जॉन मार्शल इतिहासकार थे, इन्होंने मातृ देवी कहकर पुकारा है। इन मूर्तियों को धरती माता की मानवीकृत रूप माना गया है। धरती माता का मानवीकृत रूप माना गया, अर्थात मनुष्य के समान उनका रूप दिया जाना या माना जाना। मानवीकृत रूप प्रदान करना मतलब मनुष्य के समान उनका रूप दिया जाना या माना जाना। सिंधु समाज में देवी पूजा की सृष्टि के एक मुख्य चीज के रूप में स्वीकार किया गया है। सिंधुवासी लिंग और योनि की पूजा संतान प्राप्ति के लिए क्या करते थे। देखिए, ये आपका धार्मिक जीवन में जो है कि सिंधुवासी लिंग और योनि की पूजा संतान प्राप्ति के लिए क्या करते थे, जो आज भी प्रचलित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोर से शिव की पूजा का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर से शिव की पूजा का प्रमाण मिलता है, जिसमें एक सिंहधारी पुरुष तपस्या में लीन है और उसके चारों ओर जंगली जानवर बैठे हुए हैं। जो मोहर प्राप्त हुआ ना, वहां पे शिव के पूजा का प्रमाण मिलता है कि सिंहधारी पुरुष तपस्या में लीन है और उसके चारों ओर जानवर बैठे हुए हैं, जंगली जानवर। जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति का नाम दिया है। किसने दिया है? जॉन मार्शल ने पशुपति का नाम दिया है। पुराणों में भी शिव को इस नाम से पुकारा गया है। सिंधु निवासी पशुपालक किसान पशुओं के रक्षक के रूप में शिव की पूजा करते थे। देखिए, सिंधुवासी जो है वो पशुपाल किसान और पशुओं की रक्षा के रूप में शिव का पूजा करते हैं। अब आगे हम पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं कि सिंधु समाज में नाग पूजा का भी प्रचलन था। अब देखिए, वहां तो शिव पूजा का प्रचलन था, अब नाग पूजा का भी प्रचलन था। नाग पूजा सिंधु वासियों की शिव पूजा का ही एक अंग रहा होगा। नाग पूजा जो सिंधु वासी कह रहे हैं कि शिव पूजा से ही संबंधित होगा, जैसे कि वर्तमान समय में भी दिखाई पड़ता है। हाँ, इस बात से यह स्पष्ट है कि शिव आदि देवता थे, मतलब ये आदि देवता थे, पहले से ही मानते थे। पीपल वृक्ष की पूजा का प्रचलन इस समय आरंभ हो चुका था। जो पीपल वृक्ष का भी पूजा होने लगा, पहले तो शिव पूजा, उसके बाद नाग पूजा, फिर देखिए पीपल वृक्ष का पूजा भी आरंभ हो चुका था। कई मिट्टी के बर्तनों पर इसकी आकृति बनी हुई है, इससे पता चलता है। मिट्टी के बर्तन में जो आकृति बनी हुई थी ना, इससे पता चलता है कि पीपल के वृक्ष का पूजा भी होती थी। पीपल वृक्ष को देवता का निवास स्थान माना जाता था, जैसा कि मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर दिखाया गया है। पैराग्राफ चेंज करके देखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की मोहरों से नदी पूजा का भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, किंतु मिट्टी के बर्तनों पर नदी के दृश्य का चित्रण अवश्य मिला है। इसका मतलब यह है कि नदी का भी पूजा किया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जल शक्ति की पूजा का प्रचलन किसी न किसी रूप में अवश्य प्रचलित रही होगी। जल पूजा के रूप में नदी को भी पूजा करते थे होंगे। यहाँ के लोग जादू टोने और जंतर मंतर में भी विश्वास करते थे। वे ताबीज और अंगूठी का प्रयोग बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते थे। पुनर्जन्म में उसका विश्वास उत्पन्न हो चुका था, क्योंकि खबरों के साथ कब्रों होना चाहिए कब्रों के साथ प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं को दफनाए जाने का प्रमाण हमें प्राप्त मिलता है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, क्योंकि कब्रों के साथ प्रयोग करते हैं ना, उन सभी वस्तुओं को भी दफनाए जाने का प्रमाण हमें मिलता है। यहाँ 3 प्रकार के समाधान का प्रचलन था, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे पूर्व समाधान, पूरा दफनाना मतलब पूरी तरह से इसे दफनाया जाता था। आंशिक समाधान, जो पेड़ पौधे में लटका दिया जाता था या फिर छोड़ दिया जाता था, वहां पे लाश को पूरा छोड़ दिया जाता था, उसके बाद में उसे पेड़ में लटकाया जाता था, उसी को आंशिक समाधान कहते हैं। तथा दाकन समाधान मतलब पूरी रूप से जलाना। ये है 3 प्रकार की समाधान का प्रमाण मिलता है हमें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग निष्कर्ष क्या है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सिंधु निवासियों का समाज अर्थ के आधार पर विभाजित थी, काम के आधार पर उनका समाज विभाजित थी, है ना। यहाँ का समाज आपसी सहयोग में विश्वास करता था, जिसके फलस्वरूप नगरीय जीवन संभव हो पाया। आपसी सहयोग में विश्वास करता था, इसीलिए करते थे वे लोग, जिसके कारण ये नगरीय जीवन का संभव हो पाया। और प्राचीन विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता ने नगरीय जीवन से परिचय कराया। इसे उद्योग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कांसे से बने चीजों का निर्माण होता था और ये लोग रुई से कपड़े निर्माण की कला से भी अवगत थे। यह समाज कई वर्गों में विभाजित थी, पुरोहित और व्यापारी
उच्च वर्ग में आते थे, शिल्पी और किसान मध्यम वर्ग में आते थे और मजदूर और दास निम्न वर्ग में आते थे। सिंधु निवासियों का धार्मिक जीवन सदा तथा भौतिक जीवन से संबंधित था। प्रकृति के विभिन्न रूपों को की पूजा देवता के रूप में की जाती थी, जिनका सिंधु निवासियों का गहरा नाता होता था। वर्तमान में हिंदू धर्म में इसका गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है।